बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 सीटें जीतकर पहले नंबर पर बराजमान है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ मौजूद है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 6 सीटों के साथ मौजूद है। ख्याल ये किया जा रहा था कि इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज साहिबा समेत उनकी टॉप लीडरशिप ने यहाँ पर बड़े जलसे किए और बहुत ज़्यादा जलसे किए, काफ़ी ज़्यादा मोबलाइज किया यहाँ पे लोगों को, लेकिन वो नताइज हासिल ना हो सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून धांधली के एलिगेशंस इन इंतखाबात से पहले भी लगा रही थी। उसके पास इस चीज़ के सबूत थे या अब उसके पास इस चीज़ के सबूत हैं, ये आने वाले वक्त में ही इस चीज़ की क्लैरिटी होगी। लेकिन यकीनी तौर पर आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा था और इससे कबल गैलप सर्वे भी ये कह रहा था कि ये लाइकली वो जमात होगी जो यहाँ के इलेक्शंस जीतेगी और यहाँ का वज़ीर आज़म मुंतखब करेगी। तो इस सब मामले के पीछे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विफाक के अंदर होना है? क्या पुरानी रस्म रीत और जो रिवायत कायम है कि जो भी जमात विफाक के अंदर मौजूद है उसी ही जमात यहाँ पर हुकूमत बनेगी, इस चीज़ का इसको एज मिला है, जबकि ये वही जमात है जो ज़िमनी इंतखाबात लार्जली पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर होते आए हैं वो हारती रही है। मैं जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और साथ ही साथ आज हम जिक्र करेंगे कि सुल्तान महमूद जो विनिंग कैंडिडेट है PTI के और सरदार तनवीर इलियास साहब, इन दोनों के दरमियान अब गौर गौज़ किया जा रहा है इनके नामों पे कि किसको वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए आज़ाद कश्मीर का। हम आज के प्रोग्राम में पहले तो बात करेंगे इस हवाले से कि ये सारा इलेक्शन था क्या, किस प्रोसेस से गुजरा, क्या एलिगेशन थे, क्या कंसर्न थे और रिजल्ट्स क्या आए, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें सामने आई जो हैरान कुन चीज़ें थी, उसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे कि जो कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुने हैं, जो लाइकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बनने जा रहे हैं, जिस पे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि ये एक ऐसी टेरिटरी है जिसके ऊपर नज़र इंटरनेशनल मीडिया हमेशा से रखे हुए है। तो वहाँ पर जिन कैंडिडेट्स को हम मुंतखब कर रहे हैं या जिनको हम वज़ीर आज़म लेकर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है क्या और माजी में उनके ऊपर किस किस्म के इल्ज़ामात और एलिगेशंस हैं, इसको भी आज मौज़ूए बहस लेकर आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नदीम रज़ा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नदीम साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कश्मीर में जो इंतखाबात हुए हैं, ज़रा एक रीकैप हमें दें और अपना एनालिसिस दें कि आप ये कैसा देखते हैं, कितने साफ़ और शफाफ ये इंतखाबात हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो सबसे पहले जो कश्मीर के इंतखाबात थे वो बिल्कुल बात के मुताबिक उसके नताइज आए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मायूसी का जो सामना करना पड़ा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुआ है कि जिस जमात ने पिछले इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया, 32 नशिस्तें ली, वो जमात हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नशिस्तें 6 भी बड़ी मुश्किल से लिए और जो उनके अपने वज़ीर आज़म थे, 2 में से 1 सीट पे जिस पे जीते हैं वहाँ भी कोई 200 वोटों का फ़र्क है और उसके ऊपर भी एहतजाज दिए बैठे हैं PTI के रहनुमा। तो ये सूरत इंतहाई मायूसी रही है नून लीग के। चंद एक ऐसे भी अफराद हैं कि जो जिन्हें पिछले इंतखाबात में सिर्फ एक स्टेपनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो अपने काम की वजह से वापस भी 1-2 नौजवान उसमें वापस आए हैं। लेकिन मजमूई तौर पे अगर देखा जाए, जो GB के इंतखाबात हों या AJK के, इनका जो सेंट्रल में जो पाकिस्तान में या वफाक में जो हुकूमत होती है, अमूमन वही हुकूमत वहाँ पे बनाया करते हैं। लेकिन इस दफ़ा के इंतखाबात है कि मैंने नून को बताया, दूसरा ये कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया है कि जो 33 नशिस्तें थी उसमें से जो 16 नशिस्तें दी हैं और पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे जैसे 10 नशिस्तें निकाली हैं और पिछले इंतखाबात में उनके पास 4 थी टोटल। तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उन्होंने गेन किया है और कई नशिस्तों पर वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि वो धांधली की गई है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसने हुकूमत मरकज़ में थी वहाँ पे, और पिछले इंतखाबात में एक नशिस्त भी नहीं थी। मुर्तज़ा डार साहब, आप ये देखें जी, एक नशिस्त हो सकती। अच्छा सर, सवाल ये है कि जो इतने अपसेट्स हुए हैं नदीम साहब, ये जो इतने अपसेट्स हुए हैं ये क्यों हो गए? ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो पहले आप बताएं ना, 32 एक तरफ और ये 6 नशिस्तें एक तरफ, इतना बड़ा डिफरेंस किस तरह आ गया? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना जो है वो सरप्राइज़ कैसे दे दिया? लोग ख्याल ही कर रहे थे यार चलो कुछ नहीं होगा तो नून लीग सेकंड नंबर पे तो आ ही जाएगी। और तीसरी चीज़ सर ये है कि PTI ने ऐसे कौन से गुल खिला दिए हैं कि पूरे मुल्क के अंदर ज़िमनी इंतखाबात वो हार रहे हैं और यहाँ पे वो 25-25 सीटें निकाल रहे हैं।
तो वो जादू की जप्पी तो अपनी जगह मौजूद है ना, उससे भी बात करते हैं। लेकिन आपने कहा कि जो इतना बड़ा अपसेट हुआ है नून लीग की जानिब से, हर पार्टी का अपसेट पहले नून लीग को डिस्कस करें हम। नून लीग के वजीर आजम की कारकर्दगी आपके सामने है। वो एक यानी कि रियासत के वजीर आजम वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड था, जिस तरह के वो तकरीरें किया करते थे, वो उनको जेब नहीं देती थी। क्योंकि आप नून लीग के नो डाउट इसमें कि वो एक ग्रास रूट से ऊपर आए हैं, एक जियाले हैं नून लीग के, वो उनकी तकरीरों में झलकता था। लेकिन जो वजारत उज़्मा का जो डिकोरम है, जो एक प्रोटोकॉल है, जो उसकी सैंक्टिटी है, उसको भी तो आपने मुकद्दम रखना है, उसे भी सामने रखना है, उसको लेके चलना है कि किस तरह। क्योंकि आप देखें ना, आज़ाद कश्मीर के ऊपर निगाहें किस तरह से सरहद पार से मशरकी बॉर्डर जो हमारा है, वहाँ से आए रोज, अब तो खैर सीज फायर है, हाँ जी, लेकिन आए रोज वहाँ पे बमबारी की जाती थी, शहादतें होती थी। ऐसी सूरत हाल में आप बैठ के मरकज को वहाँ पे बुरा भला कहना ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मरकज ही है जो आज़ाद कश्मीर को लेके चल रहा है, आपको बर्रा सारे जो भी कुछ दे रहा है मरकज ही दे रहा है। अगर आप उसके साथ लेके सिर्फ अपनी पार्टी को लेके बैठे रहेंगे कि उनके साथ ज्यादती हुई है, ऐसा नहीं है। एक आपका एक अलग है प्रोटोकॉल, आपका है पोर्टफोलियो है आपका, आप उसके लेके चले, उस तरह से काम करें, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, फिर इंतखाबात में आप देखें, इनके राजा फारूक हैदर साहब के जो हल्के हैं, उसमें मरियम नवाज खुद गई हैं। उनके दोनों हल्कों में आप देख लें कितनी बड़ी तादाद में पब्लिक मौजूद थी वहां पे, लोग जौक दर जौक जलसों में आए हैं। लेकिन जब वोटर का टर्नआउट आपने देखा जो इनके हक में है, वो साफ नजर आ गया कि पीटीआई ने वहां पे मैदान मारा कितने हल्कों में, जो मरियम नवाज गई। इससे ये भी साबित होता है कि जो लोग वहां पे गए थे, सिर्फ वो मरियम नवाज को देखने के लिए गए थे कि जिस तरह से पीटीआई के रहनुमा अली नवाज गंडापुर, जिस तरह से अमीन गंडापुर वो ऐलानात कर रहे थे मैका वगैरह का, तो वो उस तरह की चीजें देखने गए थे। तो इनका वो संजीदगी का आलम वो नहीं था, इसीलिए वो उनको बदतरीन शिकस्त हुई है। जो 32 जमातें, जो एक जमात ने अक्सरियत हासिल की थी, अब उसके 4 सीटें लेकर बैठे हैं। और इवन और दूसरी तरफ भी आप देखें, जो पीपल्स पार्टी ने अपसेट कैसे किया सर? 10 सीटें किस तरह ले ली? हाँ देखिए, हाँ ये बड़े अच्छा सवाल है आपका मुर्जा। पीपल्स पार्टी शुरू से ही, आप इंतखाबात जब से वहाँ पे हो रहे हैं, हमेशा से एक पीपल्स पार्टी होती थी और एक दूसरी जमात, जो आम परसेप्शन यही हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट जमात वहाँ पे खड़ी करती थी। वो वहाँ पे पहले इनकी जो जमात थी कश्मीरियों की, वो इनके सामने आती थी। फिर तहरीक ये नून लीग आई और अभी तहरीक इंसाफ आई है। ये भी देखें, एकदम रातों रात ही इतनी सीटें ली उन्होंने। पीपल्स पार्टी ने ग्रास रूट पर उन्होंने काम किया। जिस तरह से बिलावल भुट्टो यहाँ गए, उससे पहले अपने जीबी के इंतखाबात में देखा, 1 महीना पूरा उन्होंने लगाया और फिजा यही थी कि देखें नून लीग से लोग मायूस हुए। जिस तरह जीबी में लोग मायूस हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने वहां पे अपसेट किया, वहां पे जीती उन्होंने सीटें। इसी तरह आजाद कश्मीर में यही हुआ, नून लीग ने काम नहीं किया, मैं सिर्फ रोना धोना मचाए रखा। जैसे कराची में मेयर वसीम अख्तर शोर करते रहते थे, काम नहीं किया। इसी तरह से आजाद कश्मीर में इन्होंने यही किया है। वज़ीर आज़म ने नून लीग के सिर्फ वो ऐसी हाइप क्रिएट करते रहे, गवर्नमेंट के खिलाफ भी और मुल्क के खिलाफ भी, बैरून मुल्क भी जाते थे, वहां भी तकरीर जो उन्होंने की वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर लेकिन सर, वो भी सबके सामने। लेकिन सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज साहिबा ऑन रिकॉर्ड जलसे में ये बात अलग ऐलान कह चुकी हैं कि हमारे पास हमारे नर्व्स को टेस्ट ना किया जाए, अगर इस मरतबा इलेक्शन से हमसे छीना गया, कोई धांधली की गई, तो मैं तमाम कश्मीरियों को कहूँगी कि वो ये श्रीनगर हाईवे आएँ इस्लामाबाद और उसको ब्लॉक करें, हम ऐसी की तैसी करके रख देंगे। मेरा सवाल सर ये है कि अगर तो इनके पास कोई सबूत थे तो क्या वो पहले प्रेजेंट नहीं करने चाहिए थे? और चलिए अगर अब सबूत आ गए हैं तो क्या ये आपको लगता है नून लीग इस चीज़ को टैप करेगी या सिर्फ एक ये रेट्रिक है फिर? और नहीं, देखें वो तो सिर्फ एक ऐसी की तैसी तो वोटर्स ने खुद नून लीग की कर दी, मरियम नवाज की कर दी है। आपको याद होगा कि जैसे शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मिल रहा था कि वो एजेके में जाएं, लेकिन फिर अचानक मरियम नवाज इन हो गई तो शहबाज शरीफ आउट हो गए। तो बात ये है, इस नून लीग को इस सतह पे लाने में, ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे लाने में जो किरदार है, मरियम नवाज का किरदार है। आप देखें ना किस तरह से लोग जलसों में जरूर आ रहे हैं, वोट यानी कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जो बॉक्स में जाना है, असल तो वोट होता है, जब डब्बा खुलता है उसमें से जब स्टैंप लगी हुई आती है, वो नून लीग की शेर के ऊपर लगी है या तो बल्ले पे लगी है
या तीर पे लगी है, असल तो वो चीज होती है। लेकिन सर तो जिन इस जिन जमात जो का जो इनके कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, जिनके पोलिंग स्टेशन पंजाब के दीगर शहरों के अंदर बनाए गए हैं, वहाँ पे तो नून लीग ही लीड करती हमें दिखाई दी है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि आज भी पंजाब के अंदर नून लीग जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। नहीं देखें, इनका सिर्फ बातों के हद तक था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कश्मीर में होता, अच्छा फिर इसमें एक और भी किरदार आज एक बात याद आ गई है, जैसे लंदन में नवाज शरीफ की जो मुलाकातें हुई अफगान वुज़रा के साथ, और इस सूरत हाल में जो मुलाकात कर रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जिनका बायकाट किया हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये पाकिस्तान की हुकूमत जिसका बायकाट कर रही है, जिससे मिलना गवारा नहीं कर रही है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात जिस तरह से दे रहे हैं, फिर नवाज शरीफ उनके साथ मिल रहे हैं और फिर बयान ये आ रहा है दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तो फिर ये क्या है, कौन से दिलचस्पी के अमूर थे कि एक शख्स जो बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रहा है, आप उनसे मुलाकात कर रहे हो, तो एक वो भी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर अगर आप तुम तो तेज बयान सिर्फ दें रियासी इदारों के खिलाफ, आप स्टेटमेंट जारी कर दें, फिर आप कहें कि अगर हमें धांधली की गई तो हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। यही आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने उन्होंने 2 दफा यही कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि हम धरना देंगे, यहाँ पे आए कौन धरना देता है। आप नोट कर लें ये बात मेरी कि अगर ये 1000 बंदे भी लेकर आ जाए बहुत बड़ा मौजा होगा, सवाल ही पैदा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शिकस्त इनएविटेबल थी, वो नजर आ रही थी, जो इन्होंने वहां पे बीज बोए थे वही अब काटा है। तो इसीलिए ऐसा कोई वो नहीं है, ना ये एहतजाज पे जाएंगे, महज बयानबाजी वो तो है, और ये सबको पता है जो मरकज में गवर्नमेंट होगी उसी की गवर्नमेंट बना करती है। हाँ, इसमें जो गेन कर रहे हैं ग्राउंड, ये नून लीग की अपने बयानबाजियों की वजह से जो स्टेटमेंट जिस तरह से दे रहे हैं, इसका फर्क इस पर यह पड़ना है कि जो पीपल्स पार्टी जो बैकग्राउंड में जा चुकी थी वो वापस ऊपर की तरफ उठती भी आ रही है। आप जीबी के बाद ये आजाद कश्मीर में जिस तरह से आए, तो ये उसकी हवा दे रहे हैं, ये बता रहे हैं जो अगली हवा चलनी है वो क्या है। तो नून लीग अगली हवा वैसे क्या चल रही है सर, क्या लग रहा है? अब तो जनरल इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं। पहले तुम जिक्र करते थे कि इतनी टर्म, इतने साल गुजर गए, इतने गुजर गए, अब जिक्र ही होने लगे इतने रह गए हैं। तो क्या लग रही है अगली हवा सर आपको? वैसे अभी तो देखिए सूरत हाल तो यही है, जो जनरल इलेक्शन उसमें तो अभी काफी टाइम है, लेकिन जो भी जमीनी हक़ाइक़ नजर आ रहे हैं इंतखाबात के बाद जीबी और ये यहाँ पे एजे के, तो उसमें साफ जाहिर है कि नून लीग तो अभी माइनस ही होती जा रही सारे के सारे, क्योंकि नून लीग जिस तरह से तहरीक इंसाफ का ये उन्हें, लेकिन सर ज़िमनी इंतखाबात में तो नून लीग ने बड़ी अच्छी जो है वो पोजीशन स्कोर की है, वो डस्का हो गया कोई और। सेंट्रल पंजाब में बेशक सेंट्रल पंजाब में उन्होंने कहा है, क्योंकि वो भी उसका जब वोट मिला है नून लीग को, गुस्से वाला वोट है कि तहरीक इंसाफ ने जो वादे वईद किए थे वो वफा नहीं किए, जितने भी वादे किए उसके अगेंस्ट ही काम हुआ है, क्योंकि आवाम जब महंगाई की चक्की है। लेकिन आपका क्या ख्याल है सर? मैं ज़रा स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ कि क्या वफाक के अंदर पीटीआई का होना और माजी जो हमारा है उसको सामने रखें कि जी वफाक के अंदर पीटीआई है तो इसलिए वो कि कश्मीर के अंदर भी आ गए हैं, ये रीज़न बना है पीटीआई की जीत का, या पीटीआई ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जो है वो काम कर दिए जिसकी वजह से वो इक़्तिदार में आए हैं, 25 सीटें लेकर गए हैं? नहीं काम तो देखे ना, ये तो बहुत मुश्किल है। कौन से काम है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, जो हमारी आंखों से ओझल है और लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इनको वहाँ पे मुंतखब कर लिया, क्या वजह क्या हुई है? नहीं देखे ना, मैंने वही वजह तो सीधी सादी वही वजह है ना कि मरकज में जो गवर्नमेंट होगी उसका तो वहाँ पे बनना ही बनना है, क्योंकि फंड सारे यहीं से रिलीज होने, हर चीज यहीं से होनी, यहीं के साथ हर काम। यानी पीटीआई की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है इसके अंदर? किसमें परफॉर्मेंस? कौन सी परफॉर्मेंस है? देखिए कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ पैसा है। आप बात नहीं, वो परफॉर्मेंस तो नहीं है। पाकिस्तान परफॉर्मेंस क्या है वहाँ पे? हाँ, जो कहा जा रहा है, जो लोग वहाँ के कह रहे हैं, आजाद कश्मीर के जो एटीएम मशीन वहाँ पे नई लगाई गई है, इलेक्शन से पहले जो लगाई गई थी एटीएम मशीन, उसका भी अहम किरदार है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें कौन सी एटीएम मशीन, तहरीक इंसाफ है, कितने टुकड़ी में तकसीम है, जैसे मरकज के अंदर तकसीम है, ऐसी आजाद कश्मीर के अंदर भी है। बैरिस्टर सुल्तान को देख लें आप, फिर जो नई एंट्री है, जो वज़ीर आज़म पंजाब के जो एडवाइजर या उनके जो मुशीर कह लें आप, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट में वहाँ पे बैठे हुए सरदार तनवीर, वो वहाँ पे जब से गए तो वहाँ पे पैसे की जो रवानी हुई है। मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा आना चाहता हूँ। सरदार तनवीर इलियास और सुल्तान महमूद, अब ये 2 विनिंग कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, और मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन भी कह चुके हैं कि इसके ऊपर नामों पर गौर किया जा रहा है कि जी कौन जो है वो ये तख्त संभालेगा वज़ीर आज़म का। अब सवाल सर मेरा ये है, बल्कि कई सवालात हैं, वो ये है कि इंटरनेशनल मीडिया
आज़ाद जम्मू कश्मीर को बहुत ही ज़्यादा मॉनिटर करता है, खुसूसन इंडिया, बिकॉज ऑफ दी जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो मसले हैं वहाँ पर, जिस किस्म के भारत के साथ हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर, आप जानते हैं कि पहले सुल्तान महमूद साहब वहाँ पे रह चुके हैं और इस मरतबा बहुत थिन चांसेस लग रहे हैं उनके आने के। ज़्यादा जो है वो वोट जा रहे हैं सरदार तनवीर इलियास के हक़ में, या मामलात वहाँ बढ़ते हमें दिखाई दे रहे हैं। अब सरदार तनवीर इलियास एक बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म की शख्सियत है। आप ये जानते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा, चलें जी ऑपोजिशन का तो वो पार्ट हैं, इसलिए वो इनके ऊपर एलिगेशन रेज माजी में करती आई हैं, वो हम समझते हैं वो एलिगेशन दुरुस्त है या गलत है, वो ये भी कहती रही हैं कि ये ATM है। लेकिन ये जो अखबारात के अंदर ही, मैं आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो अखबारात की कटिंग्स हैं, मैं आपको डॉन की कटिंग पढ़ के बताता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि स्पेशल असिस्टेंट टू द पंजाब चीफ मिनिस्टर ऑन इन्वेस्टमेंट सरदार तनवीर इलियास के बारे में कहता है, सेशन कोर्ट इन इस्लामाबाद ऑन थर्सडे ऑर्डर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट स्पेशल असिस्टेंट टू द पंजाब चीफ मिनिस्टर ऑन इन्वेस्टमेंट सरदार तनवीर इलियास फॉर harassing a man through WhatsApp and sending him sexually explicit videos. The order were issued by additional session judge Muhammad Attar Rabbani while hearing a petition filed by complainant Khwaja Fahim. According to the petitioner's counsel Imran Feroz Malik, his client met Ilyas at Centaurus Mall in October 2019 during the launching ceremony of a private प्रोजेक्ट। ये एक लंबी खबर है जो आगे चल रही है, मैं इसको पूरा भी पढ़ सकता हूँ, ये मैंने नहीं, ये डॉन अखबार ने छापी हुई है खबर, और वो इस चीज़ को विंडिकेट कर रही है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने जा रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसके ख़िलाफ़ FIR है हैरासमेंट के ऊपर, सेक्सुअल हैरासमेंट के ऊपर, जिसको लॉन्च करने के ऑर्डर अदालत दे रही है। दूसरी एक और ख़बर अखबार की मैं आपके सामने शेयर करता हूँ जो कहती है, CM बुज़दार टू डिसमिस स्पेशल असिस्टेंट ओवर करप्शन एलिगेशंस। Chief Minister Buzdar has decided to dismiss Sardar Tanveer Ilyas Khan after being dismayed over his performance and other allegations. Tanveer Ilyas is serving as a special assistant on his affairs related to business, investment and trade since October 2020. Prime Minister Imran Khan has also shown displeasure. Sources inform that the Prime Minister has directed to issue a launch an investigation against Ilyas, which revealed massive corruption in launching illegal housing societies and possessing massive assets beyond means, the sources of income. ये भी लंबी खबर है, मैं ये सारी सुना सकता हूँ आपको। अब ये तनवीर इलियास साहब हैं और ये तनवीर इलियास साहब के बारे में छपी अखबारात के अंदर ख़बरें हैं। मैं आपसे इसका जवाब लूँगा, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नैय्यर बुखारी साहब। वेलकम टू द शो सर। सर, ये आपकी पार्टी ने 10 सीटें जीती हैं, पीपल्स पार्टी ने। थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि इस इलेक्शनों को आप कैसे देखते हैं, और फिर ये बताइएगा कि जिन कैंडिडेट्स के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर पे, उस पर क्या राय है आपकी सर? तो हमारा टारगेट जो था वो इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा नहीं कर सका और हम अपनी मेजॉरिटी में न ले सके, क्योंकि जिस अंदाज से वफाकी हुकूमत मुदाखलत करती रही, बाकी वज़रा मुदाखलत करते रहे, प्राइम मिनिस्टर करते रहे। अब ये देखें कि जब इलेक्शन शुरू अनाउंस हो जाता है तो ये अलोरमेंट करते रहे, ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते रहे, ये पैकेज डिश आउट करते रहे, और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने एक ऑर्डर भी पास किया, लेकिन वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं उसका, तो इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर सका, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सीटें बढ़नी थी। पर अभी भी आप देखें कि जो हमारे फॉर्मर स्पीकर थे, उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनका बेटे का इलेक्शन था, इनकलाबी साहब के बेटे का इलेक्शन था, इशफाक जफर का इलेक्शन है, और बाग का इलेक्शन है। अभी भी उनके बारे में जो जीते हुए इलेक्शन को उन्होंने हरवाया गया। अब देखें, इशफाक जफर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, उनका सिर्फ 250 वोटों से हरवाया गया। तो मैं समझता हूँ कि हम इसको फ्री एंड फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन नहीं समझते, और हम अपना रद्द-ए-अमल भी जमात में और हमारी क़यादत में जाहिर किया, और हम जो फोरम्स हैं, लीगल ऑप्शन हमारे पास हैं, वो बिल्कुल हम एक्सरसाइज करेंगे। जहाँ तक रहा उनके प्राइम मिनिस्टर का, ये इन बिटवीन इन दोनों पार्टियों का है, लेकिन ये रवैया रहा है कि जो ATM होते हैं अल्टीमेटली क्या होती है, और इमरान खान अपने ATM की जितने भी रहे उनकी फेक क्या हुई वो आपके सामने है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है।
अच्छा, वैसे ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुझे बड़ी दफ़ा ऑफ़र की, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया, मैं पाकिस्तान के साथ मुखलिस हूं, इसलिए पीटीआई के अंदर गया। तो ऑफ़र तो आप लोगों ने भी सर की इन लोगों को कि हमारे साथ जॉइंट वेंचर कर लें आप पार्टी में। आज किसको ऑफर किया हमने? सरदार तनवीर इलियास साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेवर 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 कभी भी नहीं ऑफर किया हमने। आपने कभी ऑफर नहीं हमने किया? ऑफर नहीं। ठीक है। नहीं, मैं पार्टी का पिछले 5 साल से सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का, तो ही नोस नहीं, और मुझे कई तकरीबात को मैं मिलता भी रहा। हमने तो कभी इसको ऑफर ही नहीं की। हमें पता था इसका कोई पोलिटिकल इसका इमेज ही नहीं है कि वहाँ पे। और अभी तो ये पैसे की बुनियाद पे इस गवर्नमेंट अलॉटमेंट की इसने, और उसकी बुनियाद पे जाके इलेक्शन वहाँ कंटेस्ट किया, और गवर्नमेंट की पूरा ये सपोर्ट की वजह से इसको डिक्लेयर करवाया गया एज एन इलेक्टेड या रिटर्न कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी ऑफर नहीं की। अच्छा सर, अब अगला सवाल मेरा ये है कि आप माशाल्लाह बहुत पुराने सियासतदान और बड़े करीब से इन मामलात को देख रहे हैं। अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ इसको ज़रा साइड पे रख दें, बीइंग ए सीनियर पर्सन आप मुझे थोड़ी सी अपनी ओपिनियन दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बेशक आपकी ऑपोजिशन है, वो एक ऐसे शख्स को सिलेक्ट करने जा रही है या ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर मुमकिन तौर पे बनाने जा रही है जिसके ऊपर इतने हीनियस किस्म के सारे इल्ज़ामात हैं, जिसमें हरासमेंट के इल्ज़ामात हैं, जिसमें करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी भी रह चुके हैं। इस सब के बावजूद हमारी इंटरनेशनल पोजीशन क्या होगी? वज़ीर आज़म एक अहम मनसब है, इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत फोकस करता है, तो पीटीआई के अंदर कोई सेन वॉइस नहीं है, जबकि इनके बारे में डिस्प्लेयर जो है प्राइम मिनिस्टर खुद कर चुके हैं और अब वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं एजेके का। ये क्या चीज़ है सर? देखिए जी, मैं तो ये कहूँ कि जो डिसीजन करना है ये पीटीआई ने, दे शुड रियलाइज कि रियलिटीज क्या है, फैक्ट्स क्या है, और कौन किस ओहदे के लिए मौजूद है। हम समझते हैं कि जो रवैया इमरान खान का पाकिस्तान में है और जिस अंदाज से उनकी टीम काम करती रही है, जो एलिगेशन करप्शन के होते हैं, वो अगर उनका रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इसको प्राइम मिनिस्टर आजादी बनाने में अगर उनका एटीएम है तो उनको तो कोई हार महसूस नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि डिसीजन उनको करना चाहिए। डिसीजन हम तो नहीं करना, डिसीजन अपोजिशन ने तो नहीं करना, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इसको कोई सैनिटी शुड प्रिवेल, और वो ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जो इन ट्रू सेंस लोगों की जो है रिप्रेजेंटेशन कर सके। ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से आपने कुछ नाराज़गी का इजहार किया, थोड़ा सा डिटेल बता सकते हैं उसकी? और ओवरऑल जब भी कभी पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन बेचारे की जो है वो शामत आ जाती है, क्या वजह सर इसकी? देखिए जी, आईन पाकिस्तान भी कहता है और उनका जो इंटरनल कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो जब से वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तो तमाम एग्जीक्यूटिव जो है वो ताबे होती है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन को अपने अहकामात पे अमल दरामद कराना चाहिए। जो अहकामात इलेक्शन कमीशन और आज़ाद कश्मीर ने जारी किए उन पे वो अमल दरामद नहीं करवा सकी, इसका मतलब उनमें कमजोरी थी या वो फेवरेटिज्म कर रहे थे। एक ऑर्डर भी पास किया, उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। क्यों नहीं रोका उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को वहां पे इलेक्शन कैंपेन पे? क्यों नहीं रोका उन्होंने अली अमीन गंडापुर को जब उन्होंने पाबंदी लगाई इसको? सर उन्होंने फौरन एक्शन लिया, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया, आप जानते हैं, सारे खबर मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुई। इलेक्शन कमीशन ने तो फौरन एक्शन लिया था अली अमीन गंडापुर के उस रिमार्क्स के ऊपर, और पैसे बांटने के ऊपर, पैसे बांटने के ऊपर भी सर उन्होंने एक्शन लिया। देखिए एक्शन क्या लिया, उसके बावजूद वो इमरान खान के साथ चलते स्टेज पे बैठा होता था। क्या एक्शन लिया? एक्शन मैंने लेना था या आपने लेना था? एक्शन तो एग्जीक्यूटिव से उन्होंने लेना था, और जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर डिसोबे करता उस पर एक्शन कमीशन अपना एक्शन लेता उस पर भी। उन्होंने कहा ये कि हमने फौरन एक्शन लिया, कार्रवाई का आगाज कर दिया और उनको टेरिटरी छोड़ने का कह दिया, टेरिटरी छोड़ने का भी उनको कह दिया। अब यकीनी तौर पे वो इमरान खान के जलसे के अंदर गए तो इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, अगर तो होगी कार्रवाई होगी तो फिर देखेंगे। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि अब ये जो आपके 10 कैंडिडेट्स हैं, आप माजी के अंदर भी यहाँ पे हुकूमत बना चुके हैं, आने वाले वक्त में आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये जो साथ चलेगा इसमें मिलजुल के मामला जो है बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे कश्मीरियों के लिए, जो वहाँ की आवाम है जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, कि उनके अंदर बेहतरी लाए जाए उनके हालात ज़िंदगी के अंदर? देखो जी, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था और आज का मौक़िफ़ ये है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी गई तो बुनियादी बात तो वही कश्मीर इशू था, जिस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, जिसकी वजह से अलहदगी हुई, फिर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई।
जो कायद अवाम सही चीज प्रकार घोटे का मौकफ था। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वही मौकफ है और कश्मीरियों के साथ हम खड़े हैं और हम उनके जो प्लेबसाइट है उसको सपोर्ट करते हैं और उसके लिए जो मॉरल सपोर्ट जो भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नैयर बुखारी साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। प्रोग्राम में वक्त चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नदीम रजा साहब। हम बात करें कश्मीर इलेक्शन और वहाँ पर जीतने वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कैंडिडेट्स के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले नदीम साहब हम जिक्र कर रहे थे कि जो कैंडिडेट्स मुमकिन तौर पर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, दो के दरमियान मुकाबला जारी है, जिसमें सरदार तनवीर इलियास साहब और सुल्तान महमूद साहब हैं। और सुल्तान महमूद पहले भी इस मनसब पर रह चुके हैं। नई जो एंट्री है सरदार तनवीर इलियास की, जिसके बारे में ख्याल ये किया जा रहा है कि ज़्यादा चांसेस इन्हीं के ही हैं। मैंने आपको कुछ खबरें पढ़ के सुनाई। सर, क्या कमेंट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिलेक्शन के हवाले से? मैं पहले सबसे शुरुआत करूंगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो एक ट्वीट आया है इलेक्शन में कामयाबी के ऊपर उन्होंने मुबारकबाद दी है और ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो वहाँ से गुर्बत ख़त्म करेंगे एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, और नंबर 2 जो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी वो लेकर आएंगे। अब जो आपने इतनी तमीज़ बांधी थी अखबारात की कटिंग्स का, फिर मरियम नवाज का क्या आपने जिक्र किया था कि उन्होंने तो नाम ले के कहा था कि ये हमारे पास भी सरदार तनवीर आए थे वोट के लिए, अपना टिकट के लिए हमने मना किया। तो लेकिन अब ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो ट्वीट आई है तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, तो अगर इसके पैमाने पे देखें आप तो कहीं दिखाई नहीं देता हमें फिर ये इस तरह की जो हरकतें करें जिनपे इल्ज़ामात हों। गो के साबित नहीं हुआ कि, लेकिन इल्ज़ाम के ऊपर भी कोई इस तरह से वो नहीं होता कि उसको बना दिया जाए, क्योंकि अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही बुरी चल रही है। लेकिन अगर जुल्फी बुखारी के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो जुल्फी बुखारी स्टेप डाउन हो जाए और एक और शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगें जो भी येट टू बी प्रूवन है, वो उसको आप जो है वज़ीर आज़म के मनसब के लिए मुंतखब कर रहे हो या उसका नाम सामने आ रहा हो, तो ये तो दो रुखी पॉलिसी नहीं हो गई नदीम साहब? तो वो वही बात है ना कि आप कह रहे खुला तजाद है ये। तो इसी तरह से, और जैसे आप अभी बात कर रहे थे अलीम गंडापुर वाली बात कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में गालम गलोच की है और गैर अखलाकी अल्फाज के जिसका कोई भी यानी कि गली मोहल्लों में भी कोई लेता हुआ शर्माता है, वो चीज़ भी वही इन्होंने जीबी में किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो यहाँ पे भी उसी तरह से वो हो रहा है जिस तरह से इनको आगे लाया गया। इनके ऊपर इल्ज़ाम देखें ना, ये हरासमेंट का है, फिर वो मुकदमे का भी वो आ गया कि मुकदमा कायम किया जाए, वो किया जाए। फिर इससे पहले कि वहाँ पे जो पैसों की तकसीम थी टिकट्स के ऊपर, वो भी इनके ऊपर है, क्योंकि इनके अपने पीटीआई के अपने लोगों ने इवन बनी गाला पे और फिर इस्लामाबाद में आके मुजाहरा भी किया था उन्होंने इन्हीं के खिलाफ कि वह नोटों की तकसीम की जा रही है। जो पुराने लोग थे उन्हें नजरअंदाज किया गया, फिर हुआ भी यही कि बाद लोगों से टिकट वापस भी लिए गए, दूसरों को दिए भी गए। तो ये जहाँ सूरत हो गई है, फिर बैरिस्टर सुल्तान इन दोनों के दरमियान जो मुकाबला था, एक दूसरे के सामने बंदे लाके खड़े किए ताकि एक हार जाए इनमें से, लेकिन दोनों आए। तो इसका मतलब यही है कि एक तो जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ड्रम बीटिंग हो जाए करती है ना कि इसको बनाया जाए वज़ीर आज़म, जैसे उस्मान गुलजार की ले लें, उनका कोई नाम भी नहीं था, उनके ऊपर लॉजिक्स में कमरा नहीं मिल रहा था, तो वो वज़ीर आला बन गए। तो यहाँ पे भी ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद को इसीलिए लाया गया सामने, उनको आखिर वक्त तक हटाया नहीं गया। तो मैं ये समझता हूँ मोस्ट प्रोबेबली कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, क्योंकि उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा है। पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही टिकट के ऊपर वज़ीर आला मार के रह चुके हैं और काम भी किया है। फिर और सबसे बड़ी बात, जो भी कश्मीर का वज़ीर आज़म होता है, सदर होता है, उनका सबसे ज्यादा जो विजिट्स होते हैं वो यूरोप के होते हैं, क्योंकि वही सब कुछ चल रहा होता है। जो यूरोप में कम्युनिटी सारी है वो कश्मीर कॉज के लिए वहाँ काम कर रही होती है, वहाँ पे खिताब भी करने होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स जारी होती हैं। लेकिन सर ये बड़ी आपने डिफरेंट बात की है कि सुल्तान महमूद साहब के चांसेस ज़्यादा हैं वज़ीर आज़म बनने के। जो हमारी इतलात हैं, जो अखबारात के अंदर छप रहा है, वो ये कहते हैं कि जी तनवीर इलियास साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि तनवीर इलियास साहब भाई ATM है, तो ATM के हक अदा करने का वक्त अब आन चाहता है। जो पहली ATM कहाँ गई,
पहली एटीएम किधर गई? यानी कि माजी के एटीएम से सबक हासिल करना चाहिए। तो पहली एटीएम कहाँ चली गई? अभी कहीं भी एटीएम नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक हर किसी का ना एक वक्त होता है, एक हर किसी का किरदार हुआ करता है और स्टेजेस हुआ करते हैं कि एक स्टेज के ऊपर तक तो लाया जा सकता है, लेकिन आगे तक वो देखना पड़ता है कि जो वजारत उज़्मा है उसका क्राइटेरिया क्या है। सिर्फ एटीएम मशीन की हद तक होने पे तैयार हो जाएगा वो, या उसमें ये देखा जाएगा कि जो अगला बंदा आ रहा है उसकी अपनी से कहाँ है, उसके सिर्फ मशरिक़ वस्ता से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में तो कोई आवाज उठाता ही नहीं है। जो आवाज उठाई जाती है वो यूरोप में कम्युनिटी है। देखिए बात ये है कुछ चीजें दिखाने की अलग होती हैं और जो बिहाइंड द कर्टन चीजें चल रही होती हैं असल वही होती है। जब भी अगर सरबराहान मुमलिकत के दरमियान भी जो मुलाकातें होती हैं तो उसमें स्टेटमेंट वही आता है जो हर इदारों के सरबराहान की मुलाकात होती है, उसमें आता है बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई और सलामती से मुताल्लिक अमूर पर बातचीत की। लेकिन उसके बाद चीजें आती हैं 1 से 1.5 हफ्ते के बाद मंजर आम पे आती है। तो ऐसा यहाँ पर भी होगा। एजेके का जो वजारत उज़्मा की सीट है वो ऐसे नहीं होगी कि सिर्फ एटीएम मशीन की बुनियाद पर या फंड देने की वजह से या लोगों को शामिल कराने के लिए या दीगर जो लवाजमात होते हैं जरूरी, जिसमें जो जिस तरह से सेनेटरशिप के लिए जो पैसों की बातचीत चल रही थी उस तरह की चीजें यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ तक भी सुनने में आया था कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने तो सेनेटरशिप के लिए भी जो है वो कई करोड़ रुपए वो लेके फिरते थे कि किसी तरह जो है वो कोई ऐसा मनसब या सीट हासिल कर ले। बड़ी देर से वो कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा मनसब उनके पास आए। तो अगर इस किस्म की सोच और इस किस्म की प्रैक्टिसेस माजी में रही हैं, जो ऐसे एलिगेशंस रहे हैं, ऐसा शख्स अब एजेके को सर रिप्रेजेंट करेगा तो ये तो बड़ी मायूसी की बात होगी। फिर सर मैंने तो अपना तजिया आपको दिया है जो सूरत हाल है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, क्योंकि मैं भी देखिए यूरोप में काफ़ी मैं जाता रहता हूँ। वहाँ पे जो मैंने देखी है जो चीज़ें जो कम्युनिटी है जो कश्मीर कॉज के लिए काम करती है वो यूरोप के अंदर ही है। EU कश्मीर काउंसिल है यूरोप की, देखिए वो कितनी एक्टिव है। और इसी तरह से यूके के अंदर आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर से लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वो अरकान पार्लियामेंट वहाँ हैं, वो कोशिशें कर रहे होते हैं। तो वहाँ जाके यूरोपियन अरकान पार्लियामेंट को फेस करना होता है। जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वहाँ अपना मौक़िफ़ आपको दुरुस्त अंदाज़ में पेश करना होता है। कौन पेश कर पाएगा? आप ये भी तो देखें ना, पाकिस्तान की सियासत या कश्मीर की सियासत एक अलग सियासत है, लेकिन जब आप आलमी सतह पर जाते हैं जो अपना मुकदमा उनके सामने पेश करते हैं तो वहां पे तो ऐसे नहीं हो सकता ना। वहां तो इस तरह से नहीं हो सकता कि सिफारिश की बुनियाद पे आप जाए मुकदमा लड़े। उन्हें तो उनके साथ तो आर्गू करना पड़ता है, उनके यहाँ अपने मसाइल आपको पेश करने पड़ते हैं जो हो रहा है जनरल चीजें। तो इसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद उनका एक्सपीरियंस अपनी जगह, फिर वहां पे उनकी पर्सनल दोस्तियां भी हैं यूरोप में, वो इसको ऐसा अंदाज से इस इशू को पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, लेकिन यकीनन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मामलात किस जाने बढ़ रहे हैं। अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जगह सरदार तनवीर इलियास आ जाते हैं तो फिर इस वफाकी हुकूमत के ऊपर और उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत हाल से मज़ीद आपको अपडेट रखें। प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है, हमारे साथ मौजूद थे नदीम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।